नमस्कार दोस्त। समझ में नहीं आ रहा आज कहाँ से शुरू करूँ। नमस्कार बोलूँ, हेलो गाइस बोलूँ, या फिर मोदी जी की तरह फ्रेंड्स बोलूँ। चलो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आज मैं क्या बोलूँ। लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आज मैं लाइव क्यों हूँ। आखिर क्या मैं कुछ आपको बताने आया? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको बताऊँ या समझाऊँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे भर भर के ज्ञान पड़ा है। इतना ज्ञान पड़ा है कि इतनी लोगों को ज़रूरत ही नहीं। ऐसा ऐसा ज्ञान पड़ा है जो लोगों को भ्रमित करता है, परेशान करता है। लेकिन आज मैं लाइव हुआ हूँ अपनी सबसे बड़ी डर के कारण। और ये डर कोई ऐसा डर नहीं है जो ये पहला हो, सब प्रथम बार है, पहली बार ये डर हुआ हो। ये डर बहुत पुराना डर है और मैं लगातार लगातार इससे भागता आ रहा हूँ, लगातार प्रयास करता रहा हूँ, इस डर से दूर भागा। जितना मैं इससे दूर भागा उतना ही डर ये मेरे पास आता रहा है। लोग कहते हैं कि लोहा को लोहा काटता है। क्या डर को डर नहीं मारता है, या डर को डर खत्म नहीं कर सकता है क्या? आज इसी सवाल को लेकर मैं आपके सामने, मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग हमें देख रहे हैं, कितने सुन रहे हैं, सुन भी रहे या नहीं सुन रहे। हाँ, कुछ तो सुन या देख रहे होंगे। आज इस वो डर की बात करूंगा जो मुझे अपने डर के कारण मैं जो हूँ वो नहीं बन पाया, या जो मैं बनना चाहता था या जो मैं बनना चाहता हूँ वो कभी नहीं डर पाया। मेरा डर है बोलने का डर, सबके सामने स्टेज पे बोलने का डर, किसी प्लेटफॉर्म पर, वेबिनार पर, मीडिया में, या किसी भी तरीका से बोलने का डर। ऐसा नहीं कि मुझे और कुछ नहीं आ रहा हो, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हूँ, बोलना भी आता है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपना प्रोफेशनल क्षेत्र में जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ हम एक दूसरे को आराम से समझा लेते हैं। लेकिन जब भी बात आती है किसी स्टेज पर, किसी लाइव सेशन में, या किसी यूट्यूब चैनल या वीडियो बनाने के लिए, तो सबसे पहला मेरा गला सूखने लगता है, पसीना आने लगता है। वो आज भी हल्का आना शुरू हो गया है, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं। आज मैंने ठान लिया है कि इस डर को सामना करना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं किसी के जितना दूर जाओगे आप किसी चीज़ से, वो आपको उतनी करीब आती जाती है, खासकर कोई समस्या। चलो पहले पानी पी लेता हूँ। हाँ, अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले मैं अपना कुछ शॉर्ट परिचय देना चाहता हूँ। मैं CS प्रियदर्शी वर्तमान में एक एवरेज फैमिली से हूँ। मेरा परिवार साथ में रहता है, भाई बहन, परिवार और भी कई लोग रहते हैं। 10-11 लोगों का परिवार साथ में है। और मैं वर्तमान में एक मध्यम वर्ग की, या कहते हैं गुजारा तौर पे, एक जॉब भी कर रहा हूँ, जिससे हमें मेरे घर का खर्चों और परिवार चलाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। 50 से 60 हज़ार की एक जॉब मेरे पास है, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी सोचता हूँ, लोगों को देखता हूँ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मीडिया पर, जो शुरुआत में देखता था वो उनके देखता हूँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उनके शुरुआत की वीडियो देखता हूँ तो इतने अटक रहे हैं, लगता है कि कैसे बोल पाएंगे। लेकिन वो प्रयास करते रहे, आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि कुछ ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही मैं एक चीज़ से बड़ा प्रभावित हूँ। हमारे बड़े लोग गांव में जब रहते थे
तो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, जब उनसे बात करो, उनकी दुख की रग पे अगर हाथ रख दो, तो वो अपने आप को कुछ इस तरह से पेश करते हैं, कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला बेटा, आपको मौका मिला है, आप बहुत कुछ कर जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान करो। फिर उसके बारे में अगर पूछो मौका क्यों नहीं मिला, तो सबसे बड़ी एक तो उनके पास एजुकेशन की समस्या होती थी। लेकिन फिर उनसे पूछो कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कोई मौका ना मिला हो आपको काम करने का, बाहर जाने का, कुछ और करने का, तो वो सोचते शायद उस समय ये विचार ही नहीं आया कि ये ज़रूरी है या हम कर सकते, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया, करना चाहा लेकिन किसी डर की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन आज उनके पास सभी बुजुर्ग या जो उम्रदराज लोग हैं, 50 से 60, 70, 80, उनके पास कहीं न कहीं एक मन में रहता है कि शायद वक्त रहते, समय रहते कुछ कर लिए होते, कुछ प्रयास ज़रूर किए होते। कम से कम अगर हार भी जाते, सफल भी ना होते, लेकिन अगर प्रयास किए होते तो सफलता ज़रूर मिलती। तो यही मैं भी सोचता हूँ कि कम से कम जब हम 70, 80, 60 साल पर अगर पहुँचे, जब पहुँचेंगे उस समय, तो कम से कम ये मलाल ना हो मन में कि हमने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया, कि हम अगर कुछ कर लेते तो आज शायद यहाँ नहीं होते, इससे भी बेहतर लाइफ होती। मतलब इतनी चाह नहीं है कि बहुत बड़ा अडानी अंबानी बन जाओ या कोई इतना बड़ा हो जाए कि कुछ, लेकिन कम से कम एक बेहतर के लिए कुछ तो किया जा सकता है, बेहतर सुविधाओं की। मैं मध्यम वर्ग के लिए है मेरे पास इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं कुछ अपने मन का करना चाहता हूँ, जो मेरी अंतरात्मा है, जो अंदर से आवाज़ आती है, वो हमेशा उस पे मैंने ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया हो, बहुत बार प्रयास किया। जब मुझे समझ में आया है तो मैंने कई बार प्रयास किया है, हर तरह से प्रयास किया है, स्क्रिप्टिंग करके प्रयास किया है, माइक खरीदा, मोबाइल लिया, स्टैंड लिया, और इसको पर वीडियो बनाना, बोलना चाहा, लेकिन वही डर, इतना बड़ा डर जो कुछ बता नहीं सकते। शुरुआत की, बोला, लेकिन वो जब उसको बोलने के बाद जब देखा उसको, तो वो मुझे ही अच्छा नहीं लगा। वो ऐसी वीडियो, ऐसी आवाज़ तो मुझे पसंद नहीं आई, तो क्या किसी को पसंद आएगी। एक दो बार हमने एडिटिंग करके फेसलेस की तरह डालने का प्रयास किया, और वो शायद चला भी नहीं। फिर भी प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा, लगा रहा, अपने बच्चों के साथ लगा रहा, बच्चों को बनवाया, लेकिन वही डर था, कुछ ना कर पाने की हिम्मत, अंदर से जवाब आ रहा था। एक छोटी सी समस्या आई और मैंने बंद कर दिया। कई बार ऐसा हुआ। 2000 जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया, इंटरनेट जब आया फ्री, जब लोगों ने बोलना शुरू किया, बनाना शुरू किया, उस समय कम कंपटीशन थी, लेकिन कंपटीशन तो उस समय कम थी, लेकिन उस समय अनुभव भी बहुत कम लोगों के पास नहीं था। आज सब हम एक एआई के माध्यम से और उसके माध्यम से पता कर सकते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, क्या करना है वीडियो बनाने के लिए या कोई अपना बोलने, कोई भी काम शुरू करने के लिए जानकारी पर्याप्त मिल जाती है। उस समय नहीं थी, तो कंपटीशन लगभग वही रहती है, केवल नज़रिया बदल जाता है। शुरुआत में जो पहली बार काम करता है उसके लिए कोई दिशा नहीं होती है, और जो बाद में करता वो देख के करता है, उसको दिशा मिल जाती है। तो इसी आधार पर मेरा केवल आज अपने डर को, और ये डर कोई नया डर नहीं है, ये हमारा बचपन का डर है। बहुत छोटे जब स्कूलिंग थी तब, छोटे बहुत कम बोला, जब स्कूलिंग शुरू हुई तो मैंने उसमें बोलने के नाम पे कुछ कभी स्टेज पे सामने नहीं बोला। अपनी इस सीट पर या अपने जहाँ बैठने की जगह है स्कूल में, क्लासरूम में, वहाँ पे तो कुछ भी पूछते टीचर, में बोलने में सक्षम था, बोल लेता हूँ हमेशा। मतलब अपने स्कूल टाइम में एवरेज रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं रहा कि मैं, अगर मेरे स्कूल क्लास में 30 बच्चे हैं या 30 लोग हैं, तो उसमें मैं 28, 29, 25 रैंकिंग रही हूँ। हमेशा मेरी रैंकिंग 4, 5, 10 के अंदर रही है। फर्स्ट तो नहीं रही है, ये भी हम मान रहे हैं, लेकिन हाँ एक दो टॉपिक सब्जेक्ट मेरे फेवरेट रहे, उसमें फर्स्ट सेकंड पे भी आ जाता था कभी कभी। लेकिन जब भी हमारे गुरु या शिक्षक बोलने के लिए कहें, खड़ा करने के, समझाने के लिए कहें, तो बस वहाँ नहीं बोल सकता था। अपने बच्चों, स्कूल साथी जो हमारे साथ में पढ़े, उनके सामने खड़े होकर टीचर के बराबर पे बोर्ड पे बोलना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। यहाँ तक कि जो प्रेयर होती है सुबह, उसमें सुबह राष्ट्रीय गान और प्रार्थना के लिए बुलाया जाता था, उसमें भी डरे डरे रहते थे, उसमें भी छिप जाते थे, बुलाया कहीं हमको ना बुला लिया जाए। और वो कहते रहते, फिर भी उसको निकाल देते, अगर नाम भी ले लिया गया फिर भी मना कर देते थे। फिर टीचर किसी न किसी दूसरे को बुला लिया करते थे। शायद पहले उस समय नहीं पता था ये डर, अगर उसी समय सामना कर लेते तो आज मुझे इस तरह से सामना नहीं करना पड़ता।
लेकिन नहीं हो पाया शायद किसी कारण से। उसमें ये समझ भी नहीं थी और शायद कोई बताने वाला भी नहीं था। ये जो कर रहे हो बहुत बड़ी समस्या कर रहे हैं। लेकिन चलो, जब जागो तभी सवेरा। और कई बार ऐसे आए जब हम अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उस समय भी ये कोचिंग समस्या आई। अपना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जियोग्राफी, उसके बारे में हमारे पहले ये कोचिंग आज की जैसी कोचिंग नहीं रही है। मतलब कोचिंग तो 2007-8 की बात है, तो उसमें कोचिंग तो चल रही थी, लेकिन उसमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर उस समय नहीं रहता था। अगर क्योंकि उस समय नया नया ही ट्रेंड, छोटे सिटी में एक मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, एक तहसील लेवल और थाना लेवल पर जो कोचिंगें होती थी, उसमें एक एक ही या दो टीचर रहते थे कोचिंग में, जिनको एक दो सब्जेक्ट की भाई कोई भी अध्यापक या कोई भी हो उसके हर विषय में तो उसकी परफेक्ट नहीं हो सकता ना, हर जानकारी नहीं हो सकता है। तो उसके पास मान लो दो तीन सब्जेक्ट की जानकारी रहती है और दो टीचर रहते। मैथ के लिए मैथ वाले आ गए तो मैथ रीजनिंग और उससे मिलता जुलता कोई और टॉपिक पढ़ लेते थे, हिंदी वगैरह, तो वो तीन कवर कर लेते। 6-7 सब्जेक्ट रहते थे। बाकी दूसरे टीचर के पास उन्हें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और भी अन्य जैसे चेस कंपटीशन की तैयारी, उससे संबंधित जो मेन उससे अभिरुचि संबंधी सवाल होते थे उसको पढ़ाने लगते थे। ऐसे ही एक हमारे टीचर थे उस समय अध्यापक जी, तो वो हिंदी में अच्छे थे, सामाजिक विज्ञान सब में अच्छे थे, लेकिन उनकी जियोग्राफी में रुचि बहुत कम थी। जिस कारण वो जब पढ़ाते थे तो वो किताब से ही पढ़ाते थे, क्योंकि बेसिक उनके पास उनका वो ये सब्जेक्ट ही नहीं था। लेकिन मजबूरी कोचिंग चलाना है, और हर सबको सैलरी, उस समय इतनी कोचिंग फीस भी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। तो या ऑनलाइन का कंसेप्ट भी नहीं था। जितने भी आ रहे, 10 लोग आ रहे, 20 लोग आ रहे, 30 लोग आ रहे या 5 लोग आ रहे, उसमें उनका रेंट से लेके अपने 2 लोगों को चलाना, उसमें अपना परिवार भी चलाना, इसलिए वो ज़्यादा टीचर नहीं रख सकते थे, ये उनकी मजबूरी थी। तो तो जब भी वो पढ़ाते थे, अगर कोई मेरा, जबकि मेरा जियोग्राफी मतलब एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मेरी जियोग्राफी में थोड़ी पकड़ अच्छी थी। उस समय मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, और हाँ जियोग्राफी मेरी हाई स्कूल से ही मेरा अच्छा सब्जेक्ट रहा है। तो मैंने जो है जब वो पढ़ा रहे थे, तो वो कभी कभी कोई ऐसी सब्जेक्ट आ जाता था, कोई ऐसी चीज़ आ जाती थी जो कभी कभी लोग सुनते हैं जियोग्राफी में, ऐसी चीज़ें अगर उस पर कोई सवाल आ जाता तो वो कोई बच्चे पूछ देते थे, तो वो समझ आने में कह देते कि मैं चलो बाद में बताऊंगा, अगले दिन बताऊंगा। तो एक दो बार ऐसा हुआ, लेकिन मुझे याद था तो मैंने अपने सर को वहीं पे सीट पे बैठे ही उठे बता दिया सर को, इसको ये हो सकता है, ऐसा होता है ये। क्योंकि पूछा कि अच्छा आप क्या करते हैं, सर मेरे बारे में पूछा, तो मैंने बताया मैं इसमें इस कॉलेज में पढ़ रहे। उसका नाम था उस समय स्कूल का बहुत अच्छा, उसमें सभी लोग बिना प्रथम इंट्रेंस परीक्षा दे के उसमें एडमिशन नहीं होता था। मैंने वो परीक्षा पास की थी, उसमें इंट्रेंस, तब वो मैं एडमिशन हुआ था। तो लाइट आ रही है। तो जो कोई समस्या आ जाती थी तो मैं बता देता था हर बार। तो उनको ये विश्वास आ गया था अगर कोई पढ़ाई आ जाए, कोई समस्या है तो ये दीवान, ये भाई साहब बता देंगे, ये हमारा स्टूडेंट है, ये बता देंगे। तो मैंने कई बार बताया। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक हरित गृह, शायद आप जानते होंगे हरित गृह के बारे में, हरित गृह क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए बनाए जाते हैं और कहाँ पे बनाए जाते हैं, मुख्यतः क्या काम है, इसके बारे में। एक हरित गृह का मामला एक आया, ऊपर सवाल आया तो लोग पूछ लिया और नहीं था। तो सर ने मुझसे अपेक्षा की, मेरी तरफ इशारा किया, मैं खड़ा हुआ और बताने लगा। मैंने अच्छा खासा बता दिया वहाँ से, लेकिन सर थोड़ा ये चटा रहे थे कि आप जो है, क्योंकि हम लगभग उस समय लेट पहुँचे थे, तो थोड़ा पीछे से ही पीछे बैठे थे, लगभग लास्ट की 2-3 रो में हम लेट पहुँच पाए थे। तो सर ने अपेक्षा की आप सामने आ जाओ, सभी लोग देख लें, क्योंकि पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा था। तो मैं पहले हिम्मत तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं गया आगे। जब मैं स्टेज पे पहुंचा, सामने बोर्ड था, देखा 25-30 लोग बैठे हैं, अब सारे के सभी हमारे साथ पढ़ रहे, वो सारे हमें ही देखने लगे। अब मेरी हवा काफी टाइट हो गई इसमें। हमें मतलब जो आ रहा था वो भी भूल गया। फिर मैंने जैसे तैसे, अब वो चूंकि सर ने बोल दिया मुझे आ रहा, तो मैंने जैसे तैसे बहुत जल्दी शॉर्ट में संक्षिप्त करते हुए बताया, कुछ छोड़ भी दिया महत्वपूर्ण चीजें, कुछ ना कुछ ये बता दिया कि हाँ ये खेती के लिए होता है, इसी से होता है, ये ज़्यादातर शीत क्षेत्र में होता है, जैसे लद्दाख वगैरह में,
उसको बता के मैंने उसको जल्दी ख़त्म किया और मेरे पसीना आना शुरू हो गया। ये सर भी समझ गए कि ये जो है यहाँ कंफर्टेबल रही, उसके बाद उसने कभी नहीं बुलाया। तो ये सब ऐसा है। और अब मैं देखता हूँ मुझे आखिर इतना डर क्या क्या, शब्दों मतलब कमी है, भाषा की कमी है, कुछ ज्ञान की, ज्ञान तो खैर आजकल हर किसी के पास है और यूट्यूब पे भर भर के मिल रहा है, जैसा मैंने अभी शुरुआत में भी बताया। लेकिन हाँ, समस्या ये आती है कि आपको स्टेज शेयर करने में या किसी मंच पे बोलने पर, खुले मंच पे बोलने पर, कि आपकी सबसे ज़्यादा लैंग्वेज एटीट्यूड वगैरह जैसा हमने अभी तक जाना है, ये महत्वपूर्ण होता है। हाँ, मेरा ये थोड़ी दो कमियाँ मेरी रही, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, और दूसरा मेरी जो भाषा शैली है वो गांव की है। मेरा गांव उस समय बहुत पीछे था, बहुत पिछड़ा था। उसमें लैंग्वेज मतलब कस्बा की लैंग्वेज और गांव की लैंग्वेज और शहर की लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क होता है। आज भी फ़र्क है, लेकिन अब इतना फ़र्क नहीं। जब से ये सोशल मीडिया आ गई है तब से गांव, शहर और कस्बा सबको वो लैंग्वेज मिल रही, सुनने में सब समझ रहे हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। पहले बहुत अंतर था। अब हमारा गांव भी अच्छा विकास कर रहा है, कस्बा टाइप का हो गया है। अब तो खैर ऐसी कोई चीज़ सही नहीं समझ, लेकिन पहले थी उसमें। हाँ, ये ज़रूर। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्राप्त ना किया हो, अचीव ना किया हो। अपने एक मध्यम वर्ग या छोटे मिनिमम फैमिली के, कोई ज़्यादा बड़ा बैकग्राउंड नहीं था मेरा। हम अपने फ्रेंड सर्कल में जो काफ़ी लोग हमारा रहते हैं, 100 150 या पढ़ने आसपास मोहल्ला गांव में रहते हैं, उसमें से लगभग मेरी रैंकिंग सही है। मैं अपना जॉब भी इस समय कर रहा हूँ कन्फर्म, और घर भी चल रहा है मेरा, परिवार के साथ रह रहे हैं, हमारी फैमिली बिजनेस भी कर रही है सहयोग से, तो उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, देख रेख सहयोग। तो कुछ ऐसा नहीं। हाँ, और कभी कभी थोड़ा परेशान इसलिए भी हो जाता हूँ कि जो फैमिली बिजनेस है, जानते हो बिजनेस शुरुआत में हो और चैलेंजिंग हो, कभी अभ्यास ना रहो, कोई एक्सपीरियंस ना रहा हो, तो आप बहुत अप डाउन आते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कहीं शुरू ही क्यों किया था। लेकिन अब चूंकि शुरू कर लिया है, उसको बंद भी आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि बोलने का डर, और हमारी लैंग्वेज या उसकी वजह से अकेले नहीं बोल पा रहा। ऐसा नहीं कि मुझे मतलब बोलने का प्रयास नहीं किया, हमने सब कुछ वैसा मैंने बताया कई बार प्रयास किया है, लेकिन ये क्लियर अगर मैं बोल लेता तो बहुत अच्छा बोल लेता। कन्फर्म बोलने की स्टोरी टेलिंग या सब कुछ ये मतलब कहें तो बड़ी इच्छा है मेरी। हाँ, और मेरे सर एक शिक्षक थे हमारे, बहुत बढ़िया, वो मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि मैं एक दो सब्जेक्ट बढ़िया अच्छी पकड़ थी मेरी। और ये आपने भी देखा होगा, जो सर शिक्षक हमारे टीचर होते हैं, मास्टर जी होते हैं गांव, तो जिनकी जो बच्चे अच्छा करते हैं उनका हमेशा उनके प्रति सम्मान रहता है, लगाव रहता है। ऐसे हमारे सर थे, और वो अपनी ये भाषा में, ग्रामीण भाषा में एक कहानी बताया करते थे, बुद्धि की कहानी, कि बुद्धि 3 प्रकार की बताते थे उस समय, अपनी ग्रामीण भाषा, उस समय की भाषा के अनुसार। रबड़ बुद्धि, काठ बुद्धि और बांस बुद्धि। तो ये कैटेगरी करते थे कि रबड़ बुद्धि जो होती है उसमें कोई कील लो आप, उसको उसमें अंदर चुबाओ, आर पार निकाल दो, फिर खींच लो बाहर, वो बिल्कुल फिर छेद गायब। यानी कि ये बुद्धि ऐसी है कि इसमें कुछ भी आप समझा लो, कितना भी कर लो, कुछ भी प्रयास कर लो, वो दो थोड़ी भी देर बाद गायब, वो अपने रूटीन में ही आ जाएगा, उससे कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरी बुद्धि बताते थे काठ बुद्धि, यानी कोई लकड़ी या कोई तख्ता, उसमें आपने कील डाली और बाद में निकाल ली, तो वो उतना ही छेद रहता जितना। यानी कि इससे वो कहते थे कि रिलेट करते थे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको जितना बता दिया, जितने सब्जेक्ट बता दिया, जो सवाल बता दिए, उतना ही कर पा रहा है, उससे मिलते जुलते आगे नहीं कर पा रहा है, या थोड़ा और आगे सीखने प्रयास करे, वो दूसरी बुद्धि। और तीसरी बुद्धि बता रहे वो पृष्ठ बुद्धि, जो बांस बुद्धि बोलते, जिसमें कील 1 इंच, कोई भी कील अगर ठोंकते जाओ तो एक यहाँ ठोंकी या 3 4 इंच आगे तक अपने आप फट जाती थी। तो ये कहते थे 3 तरह की बुद्धि होती। तो मैंने भी ये महसूस किया मेरी बुद्धि खैर तीसरी श्रेणी में आ रही है। हो सकता है ये बड़ाई हो जाए अपनी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी तो बड़ाई भी कर लेना चाहिए। कोई भी काम हमने सीखा है, अगर मैंने साथ में मेरे 5 लोग किए, चाहे स्कूल में पढ़ाई रही हो या कोई काम रहा हो या अपने जॉब प्रोफेशन में कोई काम में टास्क मिला हो, हमारे साथ मान लो 4 5 6 लोग और काम कर रहे हैं, उसी समय से कर रहे लोगों ने, मैंने इतनी मतलब मेहनत की कि उसको पकड़ ऐसी बनाई कि आज हमारा
लगभग एक पूरा क्षेत्र जहाँ है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जिससे मतलब एक अपने ऑफिस के अलावा जो हमारा सर्किल है, लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को रहता है, जिसमें से 100-200 लोगों को हमेशा उससे काम पड़ता है। और डेली का मतलब सप्ताह में 4-5 लोग तो सलाह लेते ही हैं हमारे विषय के बारे में, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है। और ऐसे नहीं, हमसे सीनियर रैंक के अधिकारी जो हमसे कई पद आगे हैं, 2-3 पद ऊपर रहते हैं, जो उनको काम करते हैं, क्योंकि मेरा तो क्लर्क का ऑफिस का काम है अभी वर्तमान में। और वो, लेकिन वो ऐसा नहीं उनकी वो हमसे कम होशियार हों या नहीं हो, लेकिन ये है कि मेरे पास एक सीमित दायरा है, मेरे एक ही डायरेक्शन में काम करना है, तो मैं उसको बढ़िया से कर पा रहा। और जो हमारे सीनियर हैं, उनको कई तरह के काम करने पड़ते हैं उससे मिलते, जो उनको हमारा काम भी देखना है, क्योंकि हम अपना एक ऑफिस है, एक ऑफिस कई, उन लोगों का कई क्षेत्र, बहुत विस्तार का क्षेत्र है। तो अपने में तो वो बहुत होशियार माहिर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन चूंकि मेरा एक ही डायरेक्शन है, एक ही टारगेट है, तो मैंने बहुत अच्छे से काम किया। और एक बड़े लेवल की सरकारी संस्था में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्व भी रहता है, जहाँ से लोगों हमारे अधिकारियों को समस्या भी आ सकती है, तो उसको भी मैं हैंडल करता हूँ। लगातार प्रयास करता हूँ, फ़ोन से समझा लेता हूँ। और इसी को लेकर हमारे उच्च अधिकारियों को निर्देश प्राप्त हुए हैं वेबिनार के लिए, यानी कि कार्यशाला हिंदी में बोलें। अब चूँकि वेबिनार इसीलिए लगभग 15 दिन से चल रहा है कि इसमें बोले कौन, जिसको आ रहा है हमारा सीनियर अधिकारी, जो हमारे सीनियर अधिकारी है, जिनको आ रहा है, जिनको बोलना आ रहा है, जो बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्यशाला में कम से कम 100 तो लोग आएंगे, और 200 लोग। और सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए पता क्या है, कि वो सब हमारे से सीनियर रहेंगे, हमसे काफ़ी सीनियर हैं, जो 2-3 पद ऊपर हैं। अब उनको समझाना एकदम लाइव, या मतलब स्टेज वो बुलाकर किसी बड़े हॉल में बुलाकर, हॉल भी हमारे यहाँ रहता है, लेकिन अब वहाँ पे मेरे लिए हिम्मत नहीं पड़ रही आज, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आज इस डर का सामना करता हूँ, पहली बार खुल के, बिना स्क्रिप्ट के, बिना कोई तैयारी के, बिना कुछ मतलब सोचा है मैंने, हाँ आज ऐसा करना है मुझे। एक वीडियो देखा मैंने, उस चैनल का भी नाम बताऊंगा, उससे रिलेटेड था, उसमें यही था, लीडर की तरह कैसे बोले। तो मैंने कहा चलो हम भी आज शुरू करते हैं, कुछ भी हो जाए, XYZ, अरे होगा, कौन देख रहा, कितने परिचित लोग, हो सकता है परिचित हो, कुछ ना हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या सोचेंगे आप, सोचते हैं इसी सोचने के चक्कर में, तो क्या सोचेंगे लोग इस चक्कर में तो कोई बोल ही नहीं पाया। तो उस वेबिनार में समस्या यही है कि कार्यशाला में, कि जो हमारे अधिकारी जो बोलने में और सब हर मामले में परफेक्ट हैं, उनको वो उस सब्जेक्ट जिस संबंधित जिस विषय पर आयोजित करनी है, उनको इतनी जानकारी नहीं है। ये सच के बोल रहा, क्योंकि हम इसमें बड़ाई नहीं अपनी मार रहा हूँ या कोई तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि वो काम उनने उनकी उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी नहीं है हमारे सीनियर की। उनके पास मेरे जैसे कई और काम हैं, 2-3 छोटे छोटे कार्यालय हैं उनके अंदर, और सबको देखना है, और उनको केवल पर्यवेक्षण का काम है, और हमारा काम करने का है। तो पर्यवेक्षण भी उनको, कई कार्यालय होने की वजह से नडी वो लगातार चेंज होते रहते हैं अधिकारी, साल 1.5 साल 2 साल, और मैं लगभग 5-6 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट एक ही। तो अपने आप में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इस मामले में अपने उच्च स्तर मैन संस्था आयोग तक चला जाता है तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं हैंडल कर लेता हूँ, हैंडल कर लिया आज तक, कोई अधिकारियों के लिए या कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आई है। अगर आई भी है तो उसको हैंडल कर लिया हमने अपने स्तर से, अपने हिसाब से। तो अब उसमें यही दिक्कत है कि उसको बोलना जिसको आ रहा है, उसको उसकी पूरी नॉलेज नहीं, जो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दे, समझा पाए। और जिसको आ रहा है उसकी जानकारी है, यानी कि मुझे मुझे बोलना नहीं आ रहा इस चक्कर में अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि इसको दो, अब या तो फिर बाहर से कोई ट्रेनर बुलाया जाए। और समस्या जिस सब सब्जेक्ट में है, इसके ट्रेनर भी बहुत कम है, क्योंकि ये बड़ा सीमित दायरा का काम है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी काम है, और ये हर डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं। शायद इसको मैं बताना चाहूँगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब सब जानते हैं, किताबी ज्ञान तो सबके पास है, अब चूंकि उसका व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अन्य जितने भी जो रहते हैं, कानून से लेके या कोई भी, उसमें सब एक यथास्थिति होती, फला
क्राइम के लिए फला सजा है, फला जगह के लिए फला माफ है, लेखपाल है, या कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, एक निर्धारित बिल्कुल प्रक्रिया होती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है जन सूचना का अधिकार, उसमें जो है केवल केवल काम उस धारा से या उससे नहीं हो सकता है। उसमें जन सूचना अधिकारी को अपनी स्वयं की क्या बोलेंगे इसको, स्वयं की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हमें ये स्पष्ट नहीं लिखा है क्या दिया जा सकता है क्या नहीं दिया जा सकता है। उसमें जन सूचना अधिकारी को ये सोचना होता है क्या देना है क्या नहीं देना है, और नहीं देना तो क्यों नहीं देना है, और उसका पूरा व्याख्यान करना होता है। ये नहीं सीधा मना कर दो तो वो फिर आगे तक जाता है मामला। इस पे तो बाद में हम बहुत बात करेंगे विस्तार से। अभी तो मैं और इससे जो हमें मेरी जो कहते नहीं जो मेरी एक खास वो है स्पेशलिटी, इस पे दोनों कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, एक तो जो सूचना देने वाले हैं और जो सूचना लेने वाले हैं। लेकिन ये तो एक अलग विषय है। अभी तो मैं अपने डर की बात कर रहा हूँ, और शायद मैं इसी माह या अगले माह पे वो वेबिनार करना चाहता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा, या हम ना करें हमारे अधिकारी करें, लेकिन हम सोच रहे हम ही कर लें तो ज़्यादा ठीक है। तो आप लोगों को आज मेरा समय हो रहा है, काफ़ी समय में से मुझे बताया गया था कि अगर आप AI द्वारा 10-5 मिनट बोल लोगे तो आप अच्छा बेहतर है, लेकिन शायद मैंने प्रयास किया है। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं वो कहते नहीं कि उन्हें बताया भी था कि अपने टॉपिक से हट जाता हूँ धीरे धीरे, मतलब जो बात करने है वो नहीं कर पाया, लेकिन चलो है तो उसी से रिलेटेड। सबसे बड़ी बात, ये डर अकेले मेरा नहीं है कि कहे कि अकेले हम ही डर रहे हो, हमारे जैसे, यानी कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म देखो 80 से 90% लोग सबसे ज़्यादा तो डरे हुए हैं, तो बस केवल सार्वजनिक स्टेज पर, वेबिनार में, या किसी के सामने सोशल मीडिया अपने बोल ही नहीं पाते हैं, अपने आप को कहीं नहीं पाते। एक हमेशा ये डर रहता है कि हम क्या कहेंगे, क्या लोग सोचेंगे। इस तरह से एक जो सार्वजनिक रूप से बोलना, बार बार साथ में दोस्त कितना भी ना बोल पा रहा, वो भी अपने दोस्त के साथ साथी के साथ खुल के बोल सकता है अपने पार्टनर के साथ। लेकिन बात तो तब है ना जब आप किसी के सामने, कैमरा के सामने बोल लो। अब कैमरा के सामने बोलना कोई मजाक नहीं है, वो मैंने काफी बार महसूस किया है। पता तो ना, ईमानदारी से कह रहे, और हाँ, बहुत प्रयास किया। और आज मैं मतलब कुछ ऐसा मतलब बनावटी या कुछ करके नहीं आया, मैंने ये सोचा बस करना है तो करना है आज। तो मैं आज सीधे आपके सामने खड़ा हो गया, कोई तैयारी नहीं, विशेष कुछ भी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। वो बताया गया मुझे उस वीडियो में कि आपको अंदर से जो आए उससे बोलना है, घबराना नहीं, डरना नहीं है। और हाँ, ये मेरा अकेले का डर नहीं है, ये हमारे जैसे 90-95% लोग, केवल ऐसे हमारे समाज में या हमारे देश में कहीं भी मान लो, कितनी भी जनसंख्या मान लो, 4-5% ही लोग हैं जो बोल रहे हैं, सक्सेसफुली बोल रहे हो, प्रभावित करने वाले बोल रहे हैं। हमारे सर जो है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, श्री दिव्य कीर्ति सर, जो कोचिंग चला रहे हैं ऑनलाइन IAS की, वो बोलने में कितने परफेक्ट हैं। उनको 3-4 घंटे 5 घंटे बोलना शुरू कर देते, एक ही टॉपिक पर बोलते रहते, और इतना अच्छा बोलते सब कुछ लोग सुनते हैं। और मैं कई बार प्रयास करता रहा कि चलो थोड़ा बहुत प्रयास करूं, उनसे बड़ा प्रभावित हूं मैं, उनकी बातों से, उनका एटीट्यूड से, सब कुछ। तो ऐसे कई लोग हैं जो लगातार बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। कई लोग हैं, ऐसा नहीं कि और भी लोग पढ़े लिखे होंगे, अपने ओझा सर जी हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी भी काबिल तारीफ है। लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, हमारे जैसे कितने लोग जुड़े हैं? अगर जुड़े हैं तो कमेंट में बताइए। और हाँ, आज मैंने कोई बनावटी या कोई ऐसा काम नहीं किया, ईमानदारी से बोला, खुल के बोला, जो मन में आया वो बोला, कोई पहले से नहीं था हम किस डायरेक्शन में चले जाएं। केवल ये था कि मुझे अपने डर के बारे में बोलना है, इस पे ही रहना है। फिर भी मैं कई बार हो सकता है बाहर निकल गया हूँ, तो आप ईमानदारी से कमेंट करके बताएं, बिना कोई तारीफ किए। आज मैं तारीफ लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए, या कोई सब्सक्रिप्शन के लिए, या कुछ ऐसी अपेक्षा के लिए नहीं आया, केवल अपने डर का सामना करने के लिए आया। और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक तो कर लिया, पहली बार में ही कर लिया, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है। अब बाकी आप बताइए ईमानदारी से, क्या मैंने किस लिंक पे, अगर मुझे 10 में
नंबर देने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने नंबर मार्किंग देना चाहेंगे आप? कितने नंबर देंगे? ईमानदारी से, मुझे खुश करने के लिए नहीं, आज बिल्कुल खुल के दिल से जो भी बोले आप। आज मैं तारीफ लेने के लिए नहीं केवल हुआ, आपको जो भी लगे सच बोलना, बिल्कुल सच, बिना तारीफ। क्योंकि कहते हैं ना, तारीफ से लोग हमेशा क्लियर नहीं कर पाते हैं। जो तारीफ, झूठी तारीफ, या उससे लोग जो है, जो उनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। और ये तो हमारा रिव्यू है, आप दीजिए रिव्यू। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोला है तो कमेंट में बताइए, अगर मेरी कमियां बताइए, कहाँ कहाँ मैंने कमी की है, कहाँ कहाँ पे सुधार किया जा सकता है, और प्रयास क्या क्या करना चाहिए, क्या मुझे आगे बोलना चाहिए, क्या भविष्य में लाइव आना चाहिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और हो सकता है अभी मेरे पास पहली बार है, कम ही लोग जुड़े हों, तो मैं चाहता हूँ अगली बार ज़्यादा लोग जुड़ें। उसके लिए हो सकता है आपका फॉलोअर या फॉलो करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन आज मैं नहीं कहूँगा आप फॉलो करो, केवल राय दीजिए अपनी खोल के। जय हिंद साथी, फिर मिलेंगे भविष्य में। और हाँ, एक और बात, ये मैं वीडियो लाइव आकर आना चाहता, क्योंकि मेरे फेसबुक तो 5,000 फ्रेंड हैं, लेकिन मैं उस पर कुछ भी काम नहीं करना चाहता। मैंने एक पेज बनाया था, अनकवर्ड ज्ञान, उस पर अभी 80 फॉलोअर हैं, और उस पर लाइव आने के लिए चाहिए 100 फॉलोअर। उसके लिए मैंने आज फिर इनवाइट डाला है, देखो जल्दी हो जाते हैं तभी हम लाइव मिलेंगे। ये तो हमने एक टेस्टिंग वीडियो बनाया है, हो सकता है इसीलिए ज़्यादा अच्छा बोल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इसमें कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। लेकिन चलो, कम से कम ये टेस्टिंग में ऐसा बोल सकते हैं, तो जब लाइव आएंगे उसमें बोल लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।